नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज ब्लास्ट में और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। आमेर में आकाशीय बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत, इनमें 7 लोग जयपुर निवासी बताए जा रहे हैं, 2 शेखावाटी क्षेत्र के और 2 मृतक अमृतसर पंजाब के निवासी थे, ये कहा जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद अब परिजनों को शव सौंप दिए जा रहे हैं। एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में 10 घायलों का उपचार भी चल रहा है। अभी एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में 10 घायल हैं जिनका उपचार लगातार हो रहा है, जबकि 17 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। 17 लोग ऐसे जिनको प्राथमिक उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया, छुट्टी दे दी गई। किशनपोल विधायक अमीन कागजी एसएमएस अस्पताल की मॉर्चरी पर ही मौजूद हैं और परिजनों को ढांढस बंधा रहे हैं। विधायक अमीन कागजी, ये जानकारी है कि अमीन कागजी लगातार सुबह से ही वहां पर मौजूद हैं। जो मृतकों के परिजन वहां पर पहुंच रहे हैं, घायलों के परिजन वहां पर पहुंच रहे हैं, उन सभी को ढांढस बंधाते हुए वो सुबह से ही दिखाई दे रहे हैं। कल जो हुआ उसके बाद से हर कोई सन्न है, कल का मंजर सभी के जहन में है। आमेर में आकाशीय बिजली गिरने से 11 लोगों की अपनी जान गंवानी पड़ी है। इनमें 7 लोग जयपुर निवासी, 2 शेखावाटी क्षेत्र के, 2 मृतक अमृतसर पंजाब के निवासी थे। ये जानकारी मिली 11 लोगों के बारे में और पोस्टमार्टम के बाद अब परिजनों को सभी शव सौंपे जा रहे हैं। एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में जानकारी ये है कि अभी 10 घायल हैं जिनका इलाज हो रहा है, जबकि 17 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। जानकारी ये कि किशनपोल विधायक अमीन कागजी एसएमएस अस्पताल के मॉर्चरी में ही मौजूद हैं और परिजनों को ढांढस बंधा रहे हैं। अमीन कागजी सुबह से लगातार ग्राउंड से रिपोर्टिंग भी हम कर रहे, जानकारी आपको दे रहे हैं। तस्वीर वो वॉच टावर की हो या फिर एसएमएस अस्पताल की, हर तस्वीर हमने आपको दिखाई भी किस तरीके से अब वॉच टावर के आसपास, आमेर के आसपास रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। पहाड़ी वाला वो इलाका है, वहां से नीचे क्या किसी के अभी भी फंसे होने की, अटके होने की आशंका है। इसके मद्देनजर रेस्क्यू ऑपरेशन एसडीआरएफ का लगातार जारी है। इसके अलावा एसएमएस अस्पताल में भी तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो पहुंच रहे हैं। मृतकों के परिजनों को इत्तला कर दी गई थी, वो भी लगातार पहुंच रहे हैं। सुबह से ही जो घायल हैं उनके परिजन भी पहुंच चुके हैं अस्पताल। उन सभी को ढांढस बंधाने का काम, वो अमीन कागजी हो, रफीक खान हो, मुकेश जोशी हो, सतीश पूनिया भी पहुंचे एसएमएस अस्पताल। सभी ने ढांढस बंधाया और डॉक्टर से भी ये कहा जो घायल हैं उनको हर संभव इलाज वो मुहैया करवाएं, बेहतर इलाज दें और साथ ही जो मृतकों के परिजन हैं, जो आश्रित हैं, उनको भी यकीन दिलाया गया है कि हर संभव मदद किया जाएगा। अब इस तरीके की घटनाओं की रिपीटेशन ना हो, इस तरीके की घटना आगे ना हो, इसको लेकर भी रणनीति बनाई जा रही है। बहरहाल जो कल हुआ उसके बाद से तमाम सवाल भी खड़े हुए कि आखिर चूक हुई है कहीं ना कहीं, उस चूक को भांपते हुए आगे किस तरीके से बढ़ना है। जो आपदा प्रबंधन की टीम है वो किस तरीके से आगे बढ़ती है, रेस्क्यू के लिहाज से भी क्या और तैयारियां हैं जो करनी बाकी हैं, इसी को लेकर आज 3 बजे सीएम की बैठक भी होनी है, उस पर भी लगातार नजर रहेगी। बहरहाल आमेर के वॉच टावर को देखने के लिए जो लोग कल पहुंचे हुए थे, अचानक से मौसम में तब्दीली हुई, तेज बारिश हुई, उसके बाद बिजली कड़कने से, बिजली गिरने से 11 लोगों की जान चली गई। अभी 10 लोग हैं जो अस्पताल में भर्ती है, जिनका उपचार चल रहा है, लेकिन 11 लोगों को बचाया नहीं जा सका, उनकी मौत हो चुकी है। 10 लोगों की हालत को लेकर लगातार अपडेट आपको हम कर रहे हैं। प्रदेश में 24 घंटे में रफ्तार पकड़ेगा मानसून। ये जानकारी है कि 24 घंटे का वक्त, उसके बाद रफ्तार पकड़ेगा मानसून। प्रदेश में मानसून ने 18 जून को किया था प्रवेश और साथ ही लेकिन हवा अनुकूल नहीं होने से आगे नहीं बढ़ पाया था मानसून। आज से पूरी रफ्तार के साथ प्रदेश को भिगोएगा मानसून है, कहा भी जा रहा है। मौसम विभाग भी लगातार कह रहा है कि आज से पूरे रफ्तार के साथ प्रदेश को भिगोने को तैयार है मानसून और कुछ जिलों में तेज हवाओं के साथ अच्छी बारिश होने की संभावना है। खबर ये भी कुछ जिले ऐसे जहां पर तेज हवाओं के साथ अच्छी बारिश हो सकती है। आज जयपुर, भरतपुर संभाग में भी भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। जयपुर में खबर ये है, भरतपुर में भी 2 संभाग जहां पर भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। मानसून की बेरुखी से प्रदेश में अब तक 38.8% कम बारिश हुई है और गत वर्ष अब तक 6 जिलों में हो चुकी थी सामान्य से अधिक बारिश, लेकिन अभी तक मानसून की बेरुखी देखने को मिली। लेकिन अब खबर यह है कि पूरे शबाब के साथ मानसून आगे बढ़ेगा। प्रदेश में 24 घंटे में कहा जा रहा है कि रफ्तार पकड़ेगा मानसून। मानसून ने प्रदेश में 18 जून को प्रवेश किया था, एंट्री दी थी, लेकिन हवा अनुकूल नहीं होने की वजह से मानसून की रफ्तार देखने को नहीं मिली, मानसून आगे नहीं बढ़ पाया। आज से पूरे रफ्तार के साथ प्रदेश को भिगोएगा मानसून, ये खबर है। मौसम विभाग भी ये कह रहा है कुछ जिलों में तेज हवाओं के साथ, तेज गर्जना के साथ बारिश होने की संभावना भी है। और खबर ये जयपुर के लिहाज से, जयपुर और भरतपुर संभाग में भी भारी बारिश का अनुमान है
और मानसून की बेरुखी से प्रदेश में अब तक 38.8% कम बारिश हुई है। अब जयपुर भरतपुर संभाग में तेज बारिश और इसीलिए भी कल जो हादसा हुआ, अब ये बार बार अपील भी की जा रही है। जो दुर्गम इलाके हैं, जो रिस्क जोन है, जहां पर सिचुएशन खराब होने की संभावना अगर किसी को भी दिखाई देती है, वो इलाके, वो टूरिस्ट प्लेसेस जहां पर कुछ भी अनहोनी हो सकती है बरसात के मौसम में, सभी अपील कर रहे हैं कि वहां पर जाने से लोग बचें। कल जो हादसा हुआ वो इसी की एक बानगी है कि वो रास्ता कैसा है उसके बारे में सभी को जानकारी थी, लेकिन फिर भी वहां पर लोग गए, तेज बारिश हुई, बिजली कड़की, उसके बाद हादसा ये हुआ कि 11 लोगों की जान गई। अब ये सभी से अपील भी की जा रही है कि जयपुर भरतपुर संभाग में भारी बारिश का अनुमान आज है और इस लिहाज से सभी को अपने स्तर पर सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इन इलाकों में ना जाएं जहां पर रिस्की वाले इलाके या फिर रिस्क जोन है या फिर जहां पर कोई हादसा हो सकता है, दुर्गम क्षेत्र है, दुर्गम इलाके हैं, वहां पर जाने से लोग बचें। ये अपील सभी से की जा रही है। सरकार भी लगातार ये कह रही है। गत वर्ष अब तक 6 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हो चुकी थी, लेकिन और सालों के कंपैरेटिवली इस बार बारिश कम हुई। लेकिन अब उम्मीद ये है कि मानसून रफ्तार पकड़ेगा और उसके बाद सामान्य से अधिक बारिश होगी। ये मौसम विभाग ने कह दिया है। आज अलग अलग हिस्से ऐसे हैं जहां पर बारिश हो सकती है और आज के बाद से मानसून पूरे शबाब में प्रदेश भर में दिखाई देगा। ये मौसम विभाग ने साफ कर दिया। सुर्खियों में नेताजी की खामोशी, पूर्वी राजस्थान के नेताजी की खामोशी की चर्चा हो रही है। सुर्खियों में नेताजी है और नेताजी की खामोशी भी सुर्खियों में है। पूर्वी राजस्थान के नेताजी की खामोशी को लेकर तमाम चर्चाएं चल रही हैं। कुछ महीने से अचानक से एकांतवास में चले गए, हमेशा सक्रिय रहने वाले, हमेशा एक्टिव रहने वाले नेताजी की चुप्पी को लेकर कई सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। गपशप एक तरीके से हो रही है, चर्चाएं हो रही हैं। राजनीतिक गलियारों में हर कोई जानना चाह रहा कि नेताजी अचानक क्यों हो गए चुप। ये राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात को लेकर लोग जानना भी चाह रहे हैं कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि नेताजी ने चुप्पी साध ली। इस चुप्पी के पीछे की वजह क्या हो सकती है, इसको लेकर भी राजनीतिक जानकार अपने अपने स्तर पर आकलन कर रहे हैं। दूसरी ओर विरोधी भी अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं कि नेताजी हैं अपनी पुरानी पार्टी के संपर्क में। ये कहा जा रहा है, ये विरोधी भी लगातार ये बात कह रहे हैं कि नेताजी अपनी पुरानी पार्टी के संपर्क में इस वक्त हैं, लेकिन नेताजी ने अपने एक करीबी को ये बताया है, समय आने पर खुद ब खुद मिल जाएगा मेरी खामोशी का जवाब। अब ये कहा जा रहा है कि नेताजी ने अपने करीबी को ये कहा है कि तमाम जो अनर्गल बातें हो रही हैं वो गलत हैं, निराधार हैं, उस पर वो कोई कमेंट करना फिलहाल नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि वक्त आएगा, उनका टाइम आएगा, जब टाइम आएगा तो खुद ब खुद मेरी खामोशी का जवाब मिल जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी राजनीतिक गलियारों में नेताजी की खामोशी को लेकर, चुप्पी को लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं फिलहाल सुर्खियों में। इसीलिए हम कह रहे हैं कि नेताजी की खामोशी है। पूर्वी राजस्थान के नेताजी ये हैं जिनकी खामोशी खूब चर्चा में है। कुछ महीने पहले से अचानक से वो एकांतवास में चले गए हैं। इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? हमेशा वो एक्टिव दिखते थे, हमेशा सक्रिय रहते थे, लेकिन अचानक से उन्होंने चुप्पी साध ली है। इसके पीछे भी कोई वजह है क्या? आकलन भी राजनीतिक जो जानकार है वो कर रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में हर कोई ये जानना चाह रहा है कि नेताजी अचानक से आखिर चुप क्यों हो गए, क्या वजह इसके पीछे हो सकती है। दूसरी ओर जो विरोधी हैं वो भी तरह तरह की बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि नेताजी अपनी पुरानी पार्टी के संपर्क में हैं, लेकिन नेताजी ने अपने करीबी को बताया समय आने पर खुद ब खुद मेरी खामोशी का जवाब सभी को मिल जाएगा। उन सभी को जो मेरी खामोशी को लेकर चर्चाएं कर रहे हैं, तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, नेताजी ने साफ कर दिया है कि वक्त आने दीजिए, सब साफ हो जाएगा। पोस्टर के बदले पैरवी, कांग्रेस में शहर जिला अध्यक्ष की दौड़ में शुमार नेताजी। हालांकि पार्टी के लिए सक्रिय नहीं है नेताजी। पोस्टर के बदले पैरवी, ये हम क्यों कह रहे हैं, पूरी खबर आप समझिए। कांग्रेस में शहर जिला अध्यक्ष की दौड़ में शुमार नेताजी, हालांकि पार्टी के लिए सक्रिय नहीं है ये नेताजी। जयपुर के एक पावरफुल नेताजी का इन पर बर्खास्त। अब पावरफुल नेताजी भी इनकी करने में जुटे हैं लॉबिंग। इसके लिए दिल्ली तक दौड़ लगा रहे नेताजी। अब लिस्ट में क्या आएगा नेताजी का नाम, इसको लेकर चर्चाएं भी हो रही हैं। जो दौड़ वो लगा रहे हैं दिल्ली तक, इसका कोई फायदा भी मिलने वाला है क्या? इस लिस्ट में क्या नेताजी का नाम होगा शुमार, इसको लेकर भी चर्चाएं हैं। एक बार फिर से खबर आपको बताते हैं कि पोस्टर के बदले पैरवी, कांग्रेस में शहर जिला अध्यक्ष की दौड़ में शुमार नेताजी। हालांकि पार्टी के लिए खबर यह है कि वो एक्टिव नहीं है। जयपुर के एक पावरफुल नेताजी का इन पर बर्खास्त है। अब पावरफुल नेताजी भी इनकी लॉबिंग करने में जुटे हुए हैं। इसके लिए दिल्ली तक दौड़ लगाए हुए हैं नेताजी। अब लिस्ट में क्या नेताजी का नाम आएगा, इसको लेकर चर्चा हो रही है।
जयपुर में हो सकता है जल संकट। अब ये बड़ी खबर है। लगातार गर्मी और गर्मी के बीच में जानकारी ये है, जल संकट अलग अलग हिस्सों में दिखाई देता है, लेकिन जयपुर के लिहाज से ये महत्वपूर्ण खबर ये कि जयपुर में जल संकट हो सकता है। बीसलपुर बांध में 100 दिन का पानी बचा हुआ है। ये चिंता वाली बात है जयपुर वासियों के लिए। खबर है कि बीसलपुर बांध में महज 100 दिन का पानी शेष रह गया है, बचा हुआ है। मॉनसून सामान्य रहा तो सप्लाई कम होगी। ये कहा जा रहा है कि मॉनसून अगर सामान्य रहा तो सप्लाई कम होगी। अजमेर में हफ्ते में एक बार सप्लाई की आ सकती है नौबत। अजमेर को लेकर ये कहा जा रहा है कि हफ्ते में एक बार सिर्फ सप्लाई की नौबत आ सकती है। अभी बीसलपुर बांध में पानी रोज 1.20 सेमी नीचे आ रहा है और साथ ही अब बांध में कुल क्षमता का 24.75% पानी बचा हुआ है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जयपुर वासियों के लिए चिंता वाली बात सामने दिखाई दे रही है। जल संकट खड़ा हो सकता है। बीसलपुर बांध में 100 दिन का पानी ही बचा हुआ है। ये जानकारी है बीसलपुर बांध को लेकर कि महज 100 दिन का पानी ही बचा हुआ है। मॉनसून सामान्य रहा तो सप्लाई कम होगी, ये भी कहा जा रहा है। और अजमेर में हफ्ते में एक मर्तबा सप्लाई की नौबत आ सकती है, ये कहा जा रहा है। और अभी बीसलपुर बांध में पानी रोज 1.20 सेमी नीचे आ रहा है और साथ ही अब बांध में कुल क्षमता का 24.75% पानी बचा हुआ है। ये चिंता वाली बात है। इसको लेकर मंथन भी लगातार हो रहा है। कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी युद्ध स्तर पर की जा रही है। कोविड की तीसरी लहर की जो जानकारी है वो तमाम एक्सपर्ट भी दे रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि कोविड की तीसरी लहर आ सकती है और इसी लहर से लड़ने के लिए तैयारी युद्ध स्तर पर हो रही है। लोग ऑक्सीजन के लिए दर दर नहीं भटके और साथ ही इसलिए हर जिले में बनेगा ऑक्सीजन बैंक। ये भी कहा जा रहा है जो दूसरी लहर में तमाम परेशानियां देश के सामने आई थी, प्रदेश के सामने आई थी, उससे निपटने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी हो रही है। लोग ऑक्सीजन के लिए परेशान ना हो, उनको दर दर ना भटकना पड़े, इसके लिए हर जिले में ऑक्सीजन बैंक बनेगा, ये कहा जा रहा है। सीएमएचओ कलेक्ट्रेट से मरीजों को मिलेंगे कंसंट्रेटर। दूसरी लहर में अधिकतर लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई। अब ये आप सभी जानते हैं किस तरीके से त्राहिमाम हुआ था। दूसरी वेव के दरमियान अधिकतर लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई, जान गई ऑक्सीजन की कमी की वजह से। ऑक्सीजन फिलिंग स्टेशन पर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे थे लोगों को, तमाम दिक्कतें आई लोगों के परेशान होने की, भटकने की, लंबी लंबी लाइनों की, ऑक्सीजन को लेकर, रेमडेसिविर को लेकर। अब ऑक्सीजन कालाबाजारी रोकने के लिए अधिकारियों को उतारना पड़ा था मॉनिटरिंग के लिए। अब वो भी जानकारी सभी के सामने है कि कालाबाजारी को रोकने के लिए युद्ध स्तर पर टीमों का गठन भी किया गया, अधिकारियों तक को मॉनिटरिंग के लिए उतार दिया गया। अब इसीलिए हम कह रहे हैं कि तीसरी संभावित लहर जब भी आएगी या नहीं आएगी, इसको लेकर बहस भी हो रही है, लेकिन एक्सपर्ट्स ने कह दिया है कि अगर आएगी तो उससे निपटने के लिए तैयारी पहले से ही पुख्ता होनी चाहिए। अब उसी लिहाज से तैयारी की जा रही है। लोग ऑक्सीजन के लिए परेशान ना हो, दर दर ना भटके, लंबी लंबी लाइनें ना लगी हुई दिखाई दें, इसलिए हर जिले में ऑक्सीजन बैंक बनेगा। सीएमएचओ कलेक्ट्रेट से मरीजों को मिलेंगे कंसंट्रेटर। दूसरी लहर में अधिकतर लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई थी। वो तस्वीरें अलग अलग राज्यों से दिखाई दी थी ऑक्सीजन की कमी वाली, और ऑक्सीजन फिलिंग स्टेशन पर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे थे लोगों को आसानी से, और कालाबाजारी रोकने के लिए अधिकारियों को मौके पर ग्राउंड पर मॉनिटरिंग के लिए उतारना पड़ा था। लेकिन अब जो दूसरी लहर में देश ने देखा वो तमाम मंजर, उसके बाद अब उससे सबक लेकर ये कहा जा रहा है कि तीसरी लहर जब भी आएगी उससे पहले तैयारी युद्ध स्तर पर की जा रही है। तैयारी पुख्ता होनी चाहिए। जो खामियां महसूस की गई थी दूसरी लहर के दरमियान, वो तीसरी लहर से देश उसका सामना ना करे। तीसरी लहर के दरमियान इसकी कोशिश सभी की होनी चाहिए और सभी कर भी रहे। आरएसएस की राह पर राजस्थान बीजेपी 2023 विधानसभा चुनाव में जुटी भाजपा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आरएसएस की राह पर राजस्थान बीजेपी चलती हुई दिखाई दे रही है। नक्शे कदम पर आरएसएस की 2023 विधानसभा चुनाव में भाजपा जुटी हुई है। प्रचारक की तर्ज पर विधानसभा से मंडल तक विस्तारक नियुक्त करेगी भाजपा, ये जानकारी है। राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है और इसके चलते पार्टी के सभी जिला अध्यक्षों को निर्देश दे दिए गए हैं। इस संबंध में उपयुक्त कार्यकर्ता पदाधिकारियों का चयन करने के निर्देश भी दे दिए गए। बीजेपी ऐसे कार्यकर्ताओं की तलाश कर रही है जो किसी क्षेत्र में लंबे वक्त तक रहकर विस्तारक के रूप में भाजपा की रीति नीति मजबूत कर सके। ऐसी कोशिश, ऐसे कार्यकर्ताओं की फिराक में भारतीय जनता पार्टी है और 200 विधानसभा क्षेत्रों में मंडल स्तर पर बीजेपी के 1062 मंडल काम कर रहे हैं। अब रणनीति लगातार बनाई जा रही है कि विधानसभा चुनावों को लेकर किस तरीके से आगे बढ़ना है, और इसीलिए भी तैयारी पुख्ता तौर पर बीजेपी की दिखाई दे रही है। आरएसएस की राह पर, आरएसएस के नक्शे कदम पर राजस्थान बीजेपी चल रही है। ये हम क्यों कह रहे हैं, पूरी खबर आपके सामने है।
2023 विधानसभा चुनाव में भाजपा लगातार जुटी हुई है युद्ध स्तर पर। प्रचारक की तर्ज पर विधानसभा से मंडल तक विस्तारक नियुक्त करेगी भाजपा, ये जानकारी, और राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। और इसी के चलते पार्टी के सभी जिला अध्यक्षों को निर्देश भी दे दिए गए हैं। इस संबंध में उपयुक्त कार्यकर्ता या पदाधिकारियों का चयन करने के निर्देश दे दिए गए हैं। बीजेपी ऐसे कार्यकर्ताओं की तलाश कर रही है जो किसी क्षेत्र में लंबे वक्त से रहकर विस्तारक के रूप में भाजपा की रीति नीति मजबूत कर सके। और 200 विधानसभा क्षेत्रों में मंडल स्तर पर बीजेपी के 1062 मंडल काम कर रहे हैं। अब लगातार युद्ध स्तर पर एक रणनीति बनाने को लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है। राजस्थान बीजेपी को लेकर यह महत्वपूर्ण खबर है विधानसभा चुनाव के लिहाज से। के बाद आगे बढ़ते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है आम आदमी पार्टी। उपभोक्ताओं को 200 यूनिट फ्री बिजली की मांग, हस्ताक्षर अभियान का आगाज किया गया है। अब विधानसभा चुनाव की तैयारी है, यह आम आदमी पार्टी की तरफ से उपभोक्ताओं को 200 यूनिट फ्री बिजली की मांग, हस्ताक्षर अभियान का आगाज भी किया गया। आम आदमी पार्टी ने 8 दशकता अभियान की शुरुआत की है और आम उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक फ्री बिजली दिए जाने की मांग है। अभियान के तहत एक पखवाड़े में 10 लाख लोगों के हस्ताक्षर कराने का टारगेट रखा गया है। कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से आम आदमी पार्टी ने शुरू कर दी है। खबर ये कि अभियान का आगाज किया गया और साथ ही अभियान के तहत एक पखवाड़े में 10 लाख लोगों के हस्ताक्षर कराने का टारगेट रखा गया है। सचिवालय से राजेंद्र छाबड़ा की रिपोर्ट है। 2 बड़े विभागों का कामकाज भगवान भरोसे चल रहा है। सचिवालय से राजेंद्र छाबड़ा की एक खास रिपोर्ट है। 2 बड़े विभागों का कामकाज भगवान भरोसे है। बिना एचओडी सब कुछ ठप पड़ा हुआ है। लेबर कमिश्नर प्रतीक झांझड़िया गिरफ्तार हो गए। 15 दिन बाद भी डीओपी ने नहीं दिया किसी को चार्ज और ऐसे में सचिव नीरज के पवन को मिल सकता है चार्ज, ये खबर है। उधर नागरिक उड्डयन कमिश्नर लंबी छुट्टी पर हैं। 25 दिन से खाली पड़ी है पोस्ट, लेकिन यहां पर भी डीओपी ने नहीं सौंपा किसी को चार्ज। अब इसको लेकर तमाम बातें भी कही जा रही है। फिलहाल ये महत्वपूर्ण खबर है। राजेंद्र छाबड़ा की रिपोर्ट है। खबर यह है कि 2 बड़े विभागों का कामकाज भगवान भरोसे है। बिना एचओडी सब कुछ ठप पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। लेबर कमिश्नर प्रतीक झांझड़िया गिरफ्तार हुए। 15 दिन का वक्त हो गया, लेकिन डीओपी ने किसी को चार्ज अभी तक नहीं सौंपा। ऐसे में सचिव नीरज के पवन को चार्ज मिल सकता है, ऐसी खबर है। उधर नागरिक उड्डयन कमिश्नर भी लंबी छुट्टी पर हैं और 25 दिन से खाली पड़ी है पोस्ट। यहाँ पर भी डीओपी ने सौंपा नहीं है किसी को चार्ज। इस पर भी लगातार नजर है कि आखिर ये भगवान भरोसे विभागों का जिम्मा क्यों सौंप दिया। शहर के आराध्य देव गोविंद देव जी से खबर यह है कि अब भक्तगण ग्वाल झांकी और संध्या झांकी में भी शामिल हो पाएंगे, दर्शन का लाभ कर सकेंगे। शहर के आराध्य देव गोविंद देव जी से महत्वपूर्ण खबर है कि अब भक्तगण ग्वाल झांकी, संध्या झांकी जो है उसका दर्शन भी कर सकेंगे। इसके अलावा फूल माला, फल, मिठाई, अन्य पूजन सामग्री का प्रयोग भी निषेध रहेगा। अब ये जानकारी जो पहले से ही था, चढ़ावे के लिए जो लोग लेकर आते थे फूल माला लेकर आना, फल, मिठाई, अन्य पूजन सामग्री का प्रयोग अभी भी निषेध रहेगा। ग्वाल झांकी का समय शाम 5 से 5:30, संध्या झांकी का समय रखा गया है शाम 5:45 से शाम 7 बजे तक ये वक्त है जिसमें श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं। गोविंद देव जी के तमाम जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, उनके लिए ये खबर बेहद महत्वपूर्ण है। राजस्थान में आकाशीय बिजली गिरने का पूरा मसला है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सहायता की घोषणा की है। राजस्थान में आकाशीय बिजली गिरने का पूरा प्रकरण, प्रधानमंत्री मोदी ने सहायता राशि की घोषणा की है। मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता, घायलों को 50-50 हजार मुआवजे का ऐलान कर दिया गया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कोष से सहायता का ऐलान किया गया है। हादसे पर पीएम मोदी ने दुख भी जताया। जैसे खबर मिली, ट्वीट किया और फिर कहा कि राजस्थान के कुछ इलाकों में आकाशीय बिजली से कई लोगों को जान गंवानी पड़ी है, कई लोगों की जान गई है। इससे अत्यंत दुख हुआ। मैं मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। पीएम मोदी को जैसे ही हादसे के बारे में जानकारी मिली, ट्वीट किया और कहा कि राजस्थान के कुछ इलाकों, अलग अलग, जयपुर में 11, इसके अलावा कोटा, झालावाड़, धौलपुर, ये वो इलाके हैं जहाँ पर कल के दिन बिजली गिरने से, हैवी रेन की वजह से कई लोगों की जानें गई हैं, जिस पर अपनी संवेदना भी व्यक्त की है प्रधानमंत्री मोदी ने। उन्होंने कहा कि राजस्थान के कुछ इलाकों में बिजली से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, इससे अत्यंत दुख हुआ है। मैं मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और साथ ही जो राहत के लिए राशि है उसका भी ऐलान किया गया है मृतकों के परिजन के लिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने सहायता की घोषणा की। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। साथ में जो घायल है, जिनका उपचार हो रहा है, उनके लिए 50,000 मुआवजे का ऐलान किया गया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कोष से सहायता का ऐलान किया गया है और हादसे पर पीएम मोदी ने दुख भी व्यक्त किया।
उन्होंने ट्वीट किया और अपनी संवेदना भी व्यक्त की। रात 3 बजे तक नहीं सो पाए मुख्यमंत्री गहलोत। ये हादसे के बाद मुख्यमंत्री गहलोत को लेकर खबर है कि रात 3 बजे तक नहीं सो पाए। प्राकृतिक आपदा से विचलित हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और 5 जिलों में मौतों के आंकड़ों ने उनको विचलित किया। इस बीच खुद गहलोत ने संभाली पूरी कमान और जब हादसे की खबर मिली अलग अलग इलाकों से, अलग अलग जगहों से वो विचलित हो गए। इस बीच खुद गहलोत ने पूरी कमान संभाली। जिला प्रशासन विधायकों और प्रमुख चिकित्सकों के संपर्क में रहे। विधायकों को तुरंत अस्पताल घटनास्थल रवाना किया। घायलों को राहत पहुंचाने के लिए लगातार मॉनिटरिंग वो खुद करते रहे। तुरंत ही राहत पैकेज की घोषणा की मुख्यमंत्री ने। प्रदेश की इस आपदा पर गहलोत ने आज के कार्यक्रम रद्द कर दिए। तमाम जो कार्यक्रम थे उद्घाटन के, शिलान्यास के, उन सभी कार्यक्रम को फिलहाल रद्द कर दिया गया है और अब आपदा प्रबंधन पर ही पूरा फोकस रहेगा गहलोत का। कोरोना संकट के बीच आई इस आपदा पर दुखी गहलोत मृतकों के परिजनों को सांत्वना दी मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके। और साथ ही खबर यह है कि रात 3 बजे तक वो भी नहीं सो पाए थे। जो तस्वीरें वॉच टावर से निकल के सामने आई थी उसने सबको विचलित कर दिया, सबको परेशान किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके घटना को लेकर दुख व्यक्त भी किया। अधिकारियों को निर्देशित भी किया कि हर संभव जो कोशिश है वो करनी है, वो ग्राउंड पर हो, वो अस्पताल पर हो। डॉक्टर्स को भी निर्देशित किया। साथ ही चिकित्सा मंत्री भी पहुंचे अस्पताल, वहां पर हालचाल जाना और जहां पर रेस्क्यू हो रहा था उसको लेकर भी खुद मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे थे। और आपदा पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि जो आपदा अचानक से आ जाती है उसको रोकना असंभव है, लेकिन तुरंत प्रभाव से किस तरीके से रेस्क्यू करना है, किस तरीके से लोगों को बचाया जाए, कम से कम कैजुअल्टी हो, ये कोशिश सभी की होनी चाहिए। इसी को लेकर तमाम जो आज के दिन भर के कार्यक्रम थे उनको रद्द कर दिया गया है सीएम की तरफ से। उद्घाटन भी होने थे, शिलान्यास भी कई किए जाने थे, लेकिन इस हादसे के बाद से वो जयपुर का हादसा हो या फिर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से जो तमाम खबरें आई हादसे की, तमाम लोगों के जान जाने की, उसके बाद तमाम कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। और अब 3 बजे खबर ये कि आपदा प्रबंधन पर ही पूरा फोकस है गहलोत का और बैठक भी करने वाले। क्या कुछ इस बैठक में होता है उसको लेकर भी लगातार नजर रहेगी। और इसी के साथ ही न्यूज ब्लास्ट में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।